Good evening, friends. Welcome to channel, guys. And this is the third episode of Topper Stock Series. इससे पहले दो एपिसोड में मैंने इनवाइट किया था टॉपर्स को, जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया है। जेआरएफ था एक 100% राहुल का हुआ था, और बाकी भी हम लोग एक दो इंटरव्यू और किए थे। और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई उस वीडियो के अंदर, कैसे उन्होंने देखा कि क्या प्लान था उनका, कैसे टाइम मैनेज किया, क्या बुक्स को फॉलो किया, ये सभी क्या अप्रोचेज रही उनकी, पिछले कौन सा अटेम्प्ट था। तो बेसिकली ये जो हमारे वीडियो थे जस्ट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद थे। और ये जो एपिसोड है मैं इसको लेट लेके आया हूँ, बिकॉज अभी हमारा एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस प्रकार की वीडियोस की, बिकॉज जो टॉपर है वो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और स्पेशली ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चन पूछे हैं जो जनरली स्टूडेंट को एग्जाम से पहले दिमाग में आते हैं। जैसे कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है एक महीने के अंदर, कैसे आपको रिवाइज करना है, रिवीजन थ्योरी का और प्रैक्टिस कैसे आपको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड फील रखना है, राइट, कैसे आप अपने आप के अंदर भरोसा जगाएं कि हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और आपने जो पिछले 4-5 महीने में तैयारी की है उसको कैसे आपको कंटिन्यू करना है आने वाले एक मंथ के अंदर। तो ये सभी क्वेश्चन को लेकर के मैंने ये जो है इंटरव्यू शेड्यूल किया है, सो दैट कि एग्जाम से पहले एक अगर आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, रिशेड्यूल कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं उसमें। बिकॉज जो गलतियां या जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की होगी, जो मिस्टेक्स की होंगी अपनी तैयारी में, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और स्पेशली एग्जाम से पहले इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के एपिसोड सभी एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। ओके, तो आज के सेशन के लिए मैंने इनवाइट किया है आदित्य टंडन को, जिन्होंने 99.85% आए, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और टोटल 218 मार्क्स प्राप्त किए आउट ऑफ 300। आज इस सेशन के लिए मैंने उनको इनवाइट किया है और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी और कैसे वो जो है आप लोगों को हेल्प करते हैं अपनी अप्रोच के माध्यम से। एक मंथ में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी, और कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए एग्जाम से पहले, क्योंकि वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। बिकॉज स्टूडेंट पढ़ता है 5-6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, लेकिन लास्ट मंथ में जो है बड़ा डिफिकल्टी होती है। सो इस वीडियो को आप लोग देखिए और आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आदित्य। बायोलॉजी। फिर मैंने अभी अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, मतलब पीजी के सोशल वर्क में। ओके। अप्रैल से था ये मेरा, और ये मेरा फर्स्ट ही था अटेम्प्ट। ओके, जी जी, मैथ का तो। सो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? जी जी, फर्स्ट था। ओके, इग्नू से आप कर रहे हैं। आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है, जी सोशल वर्क में? जी जी, सोशल वर्क में। ओके, सो अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका? फाइनल है सर, मतलब सॉरी ओके। फाइनल नहीं, मतलब हो चुका है मेरा ओके। अभी। हाँ हाँ। ओके। ओके, सो हाउ वाज योर स्ट्रैटेजी, मतलब आपने तैयारी के लिए क्या, किस टाइप से आपने पेपर वन पेपर टू फॉलो किया, किस तरीके से तैयारी की, उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ बता सकते हैं? सर पेपर वन का बात करूँ तो पेपर वन में तो मेन मैंने पीवाईक्यूज जो थे, एक वाईसीटी वो आती है बुक पीवाईक्यूज की, तो ओके। वो मैंने करी थी। और जो जो इम्पोर्टेंट होता है यूनिट से वो तो आते हैं, सीडीआई आता ही आता है, और अनसीन पैसेज आता ही आता है। तो मैंने उसको मॉक के थ्रू वो किया था प्रिपेयर, क्योंकि मुझे दिमाग में थोड़ा टफ आता था सीडीआई, और वो हम्म। गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो आता ही है। और थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग भी मैंने देखा था, मतलब मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है, ऐसा वो नहीं है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं ओके। मैथ्स रीजनिंग में। बाकी लॉजिकल रीजनिंग और जो बाकी यूनिट्स थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, उसको फिर मैंने यूट्यूब से किया। तो ये पेपर वन था, और मेरे पेपर वन में 36 क्वेश्चन थे सही ओके, इस बार। पेपर वन में आपका 36 और करेक्ट क्वेश्चन थे, राइट? हाँ सर, 36 है। ओके, तो आई थिंक दैट इज अ गुड। और जी सर, और मैंने कुछ क्वेश्चन वो भी करे उसमें गलत, यदि मैं जैसे एक क्वेश्चन था सर, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या था, वो मैंने काफी मैं यूज करता हूँ, फिर भी मैंने उसको वो हो गया था मेरे से गलत वो क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन गलत ही थे। फिर ओके। जो पेपर टू में था, पेपर टू में तो सर एकदम सारा क्रेडिट आपको ही है, क्योंकि इतने जो आपके नोट्स हैं एकदम ऐसे एकदम परफेक्ट नोट्स ही बोलूंगा, मतलब मैंने कहीं और से कुछ नहीं किया है, मेन मैंने आपके नोट्स ही करे हैं, जो आपके पूरे नोट्स हैं, फिर आपने फाइनल रिवीजन वाले नोट्स बनाए हैं, फिर आपने जो लास्ट में आप देखते हैं वो सारे नोट्स। और पीवाई की उसके लिए मैंने आर गुप्ता की बुक थी, अ, ओके। जिसमें 10-15 साल के
क्वेश्चन पेपर है वो वाला दिए थे, तो ये दोनों हम्म। पेपर का था। हाँ, पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीवाईक्यू को लेकर के अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं एग्जाम के अंदर, तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है? पीवाईक्यू स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए, या पैटर्न चेंज हो गया है तो पीवाईक्यू आते नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं? उसको लेकर के आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर, क्वेश्चन तो पी वाई क्यूज ही आते हैं। यदि वो पी वाई क्यू एकदम उठा के नहीं देते तो वो उसका थोड़ा घुमा फिरा के या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन से, मतलब यदि आप एग्जाम में देखो तो 80 to 90% पी वाई क्यू से ही आते हैं। शायद 10% क्वेश्चन हो सके वो वैसा बनाए नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक ऐसे देखा है उसका बाकी सारे क्वेश्चन पेपर भी, तो वो पी वाई क्यू से ही है। तो मेन तो पी वाई क्यू ही है यदि कोई भी एग्जाम निकालना है तो, राइट, राइट। मेरे ये ख्याल से। मैं जनरली स्टूडेंट को बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है तो पीवाई को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमेशा देखो, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए वो क्वेश्चन लेंदी बना सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग डिफरेंट हो सकती है, बट क्वेश्चन तो पीवाई को ही आएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो सिलेबस में ही है, वो हर बार आएंगे, बस वो थोड़ा सा हो सकता है उसकी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना सकते हैं। आजकल क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू आते हैं, पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं आएगा तो वो ऑप्शन से बना देंगे, ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। और पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक यूनिट से कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर पिछले 5 6 सालों में देखेंगे तो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। और एग्जाम से 1 महीने पहले, जैसे भी हमारा एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, तो स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि सर अभी इतना सारा पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन कैसे करें, पेपर 1 पढ़ लिया है, पेपर 2 बहुत वास्ट सिलेबस है, उसको आप कैसे रिवाइज कैसे करना है? तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन, जैसे कि पीवाई को प्रैक्टिस करना या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, और रिवीजन हमारी थ्योरी पार्ट जो होता है, उस दोनों को आप कैसे उसको मैनेज किया? सर मॉक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भले ही हमें सब कुछ हम याद करके एकदम हमें लग रहा है सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम सिली मिस्टेक करते हैं। तो मॉक्स का तो ये होता है जितने ज्यादा मॉक्स करेंगे और उस उतने ज्यादा उतनी कम सिली मिस्टेक होगी। मेरे ख्याल से मॉक्स तो काफी ज्यादा है ही इम्पोर्टेंट। और बाकी फाइनल रिवीजन में भी आपके जो नोट्स हैं, जैसे पेपर 2 की मैं बात करूँ तो आपने जो फाइनल रिवीजन में नोट्स बनाए वो हम कर सकते हैं बहुत ही, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट के बहुत ही अच्छे हैं। और जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है आपके नोट्स या फिर किसी बुक से, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको सब कुछ ही आप भूल भूल चुके हो। राइट। जो भी आपको आपने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में आपने देखा होगा, जो जो आपको याद नहीं हो रहा है उसके आप नोट्स बना सकते हैं। या फिर नोट्स भी नहीं बन रहे हैं तो फिर आप फोटोज खींच सकते हैं उसकी, या फिर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो आपको याद नहीं हो रहा है वो आप फिर रिवाइज करके जा सकते हैं। तो आपको जो याद है वो तो रहेगी, और जो आपको याद नहीं था वो आप रिवाइज कर सकते हैं उसको, तो एक टूल बन जाता है इससे। आपको राइट। वो भी आ जाता है कॉन्फिडेंस करके, आपको सब कुछ आपने रिवाइज भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है स्टूडेंट का कि इसमें बहुत सारे पेपर 2 में ईयर एंड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फैक्ट बेस्ड, बहुत सारे लॉ बने हैं और बहुत सारे पॉलिसीज हैं एंड डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर के नाम है बहुत सारे। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है एग्जाम में आता है बहुत सारा, इसको याद करने का स्टूडेंट जनरली बोलते हैं बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या सब कुछ पूरा याद करके जाना होता है कि कितना पढ़ना जरूरी है उन सभी को, क्योंकि वो भी एग्जाम में आते हैं, और उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करना है, उसको लेकर के आपका क्या स्ट्रेटजी रहा होगा? उनको लेकर मतलब सर ये है कि वो जो हमको लिखना तो वहाँ पे है नहीं, रिटन एग्जाम पर है नहीं, हमें एमसीक्यू ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। तो सबसे अच्छा है कि हम ऐसी कुछ ट्रिक्स बनाए, निमोनिक्स बनाए कि हम अपने लाइफ की, जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके आसपास के यदि हम ट्रिक्स बनाएंगे, जैसे अपनी बर्थ डेट हुई या फिर कुछ भी हमारा चल रहा है, उसके हम्म। उसके हिसाब से भी ट्रिक्स बनाएंगे, तो हम फिर वहाँ पे यदि एमसीक्यू आता है तो वो हो जाता है। ऐसा हमको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस हमें बस एक क्लिक करना होता है कि वहाँ पे राइट। यदि हो रहा है क्लिक तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बस यही किया था, ऐसे ट्रिक्स बनाई थी। कोई भी जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है उसका कुछ करना है, तो मैंने अपनी लाइफ के हार के लिए उसको बनाई थी, और फिर हम्म। मतलब बुक्स बुक्स और आपके जो नोट्स हैं बुक्स के, हम्म। उसमें से ही आए थे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट, तो उसमें भी काफी फायदा आया था मेरा। हम्म। तो ये इसको लेकर के मेरा भी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप कुछ निमोनिक्स बना लीजिए अपनी लाइफ को लेकर के, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, या आपके फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ है, उसका नाम है, या आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज 10th के 12th के, या कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके आसपास जो भी
चल रहा होता है सब कुछ आपके, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपका कनेक्ट हो जाएगा ईयर से, या आप किसी के नाम से, या बुक से, ऑथर से। तो ये तरीका होता है, क्योंकि इतना सारा फैक्ट किसी को याद नहीं होता है, ये चाहे कोई टॉपर हो, चाहे उसका क्लियर हो ना हो, कोई याद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, लिखना नहीं है आप। तो ये थोड़ा बेनिफिट है कि आपको थोड़ा भी दिमाग में क्लिक करेगा कि ये हमने पढ़ा हुआ था, इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा इजी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोगों को थोड़ा पूरा याद नहीं करना, पूरा रटना नहीं, कि आपको सब कुछ पता रहना चाहिए तभी आप आंसर लगा पाएंगे। तो ये है कि आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों से। तो यही तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जनरली यही क्वेश्चन होता है इस चीज़ को लेकर के, कैसे याद करना है। अच्छा, अभी 4-5 महीने पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट बहुत सारा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, पिछले लाइक 1 मंथ बचा हुआ है, तो अपने आप को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मिस मतलब नहीं याद रहता है, फिर भी बच्चों को लगता है कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखें ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। सबसे मेन तरीका से मतलब मेरे ख्याल से तो आप मॉक्स देखते रहिए, क्योंकि आपको फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपका हो रहा है, आपके नंबर ठीक ठाक आ रहा है, और आप इसलिए मिस्टेक नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट तो मेरे ख्याल से हर पूरी जिंदगी में करना पड़ता है, वरना आप सोचोगे कि आपका नहीं होगा तो आप कैसे होगा। आप पहले जब तक एग्जाम नहीं होता कम से कम तब तक आप पॉजिटिवली ही सोचते रहो कि आपका आपका ही होगा, आपका क्यों नहीं होगा। तो बस यदि आप खुद खुद से मोटिवेटेड रह सकते हो तो फिर सबसे अच्छी चीज़ रही है। राइट। बिल्कुल, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। भले ही आपकी तैयारी कितनी भी हो, चाहे आपने 5 यूनिट पढ़ी हो, या 8 पढ़ी हो, 10 पढ़ी हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट आप कितने आप अंदर से पॉजिटिवली सोच रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं आप, तो एग्जाम में शायद परफॉर्म ना कर पाए बेहतर। अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, अच्छे से आप एग्जाम देंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, भले ही आपकी तैयारी पूरी ना हो, फिर भी ये कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे देखेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और चूंकि लास्ट मंथ है, 1 महीने आप ज्यादा फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, सो दैट कि आप जो है बाद में आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने जो पिछले 2-3 महीने में तैयारी की है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने आया हुआ है, इन टर्म्स लाइक आपका जो भी जेआरएफ होगा नेट। एंड अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और होता है स्टूडेंट का कि पेपर 1 पेपर 2 में, चूंकि दोनों में 10-10 यूनिट है, कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को डीआई समझ में कम आता है, किसी को जो इंडियन लॉजिक है वो डिफिकल्टी फेस करते हैं, या पेपर 2 में है तो जैसे रिसर्च वाला पार्ट है, या फिर आपका यूनिट 9-10 है, लेंदी है बहुत सारे, तो ये डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो ऐसे टॉपिक या ऐसे चैप्टर, क्या इनको छोड़ देना चाहिए, या फिर उनको कैसे पढ़े, या उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी रहा है आपका? जैसे मैंने बताया कि DI2 आपका ही है, मतलब उसको छोड़ोगे तो 10 10 नंबर आपके गए एक तरीके से। राइट। ऐसे एनसीएम पैसेज आप छोड़ के क्योंकि वो भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो उसमें से भी नहीं आता है। तो ओके। ये ऐसे, और जैसे लॉजिकल रीजनिंग है या फिर रिसर्च वाला पार्ट है जो आना ही है, उसके लिए तो आप कोशिश करो, क्योंकि पक्का ही पता है कि हमें ये आना नहीं आना। तो फिर उससे मतलब आप मॉक्स लगा के या जैसे भी आप कोशिश कर सकते हो, उसका तो करना ही चाहिए। बाकी यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता, फिर आप वो देखो PYQ, मतलब पिछले एग्जाम से यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर आप छोड़ सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि वो ओके। आ ही रहा है तो फिर उसको आप छोड़ोगे तो आपको ही नुकसान होगा। हाँ, ये तो है कि आपका कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है। भले ही आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कुछ पीवाई को लगा लीजिए 1-2 साल के पुराने, एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अगर इन केस कभी कभी ये होता है कि जो टॉपिक डिफिकल्ट है उससे बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एटलीस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। आपका बाद में ऐसा ना लगे कि अगर हम इसको थोड़ा पढ़ के आते तो इजी क्वेश्चन हम एटलीस्ट कर पाते। तो हर एक टॉपिक पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में जनरली हर एक यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पेपर 2 है तो पेपर 2 में हर यूनिट से 5 या 8 क्वेश्चन रहते रहते हैं, किसी से 5 रहेगा, किसी से 6 रहेगा, किसी से 8 रहेगा। तो हर एक यूनिट से आना है क्वेश्चन, तो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे। और वो कंपटीशन है, तो आपको छोड़ना तो एक अच्छा बोल सकते हैं डिसीजन नहीं होगा। कोशिश करिए जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक छोड़ना ही छोड़ना है, तो बाकी टॉपिक को ज्यादा फोकस करिए, सो दैट वहाँ पे किसी प्रकार की गलती ना हो एग्जाम के अंदर। तो ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी स्टडी मटेरियल को लेकर के क्वेश्चन होता है कि पेपर 2 को लेकर पेपर 1 में क्या स्टडी मटेरियल, मतलब जो स्टडी मटेरियल होता है हमारा, बुक्स होती है या नोट्स है, या ऑनलाइन हम पढ़ते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस सब को लेकर के?
मेरे ख्याल से आप जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल कर रहे हो या नोट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई बुक कर रहे हो, आप कोशिश करो कि एक बार पढ़ के तो बड़ी दिक्कत होती है कि आप इतना सारा कैसे याद रख पाओगे। तो वही है कि आप उसको 2-3 बार यदि आप रिवाइज कर सकते हो, एक ही आप लो बुक या फिर कोई भी चीज़ और उसको बार बार रिवाइज करो और फिर मॉक्स उसको प्रैक्टिस करो। तो मैंने पेपर 2 में सर आपके ही नोट्स को मैंने पहले भी किया था। आपके नोट्स जो लॉन्ग वाले थे, फिर शॉर्ट वाले थे, उनको मैंने पढ़ा। और बुक के लिए मैंने आर गुप्ता की जो रिवाइवल वाली है उसको मैंने 2-3-4 बार कोशिश की थी वर्क करने की। ओके। क्योंकि जब ऐसा लगता है तो एक तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपका वो हो गया 3-4 बार, और फिर आप जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप एग्जाम में भी आपको लगता है कि आप अच्छा सा गए हो पढ़ राइट। तो सी बिल्कुल जो भी आपके पास रिसोर्स, जो भी रिसोर्स आप फॉलो करते हैं, बुक्स है या नोट्स है या कहीं से आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो आपके पास जो कुछ भी कंटेंट है, आप उस पर स्टिक रहिए, उस पर फोकस करिए, उसको आप पढ़िए 2-3 बार। आप बजाय कि आप 4-5 जगह से आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पूरा पढ़ना, बार बार रिवाइज करना। तो फोकस ऑन पर्टिकुलर नोट्स, जो भी आपके, चाहे बुक्स हो, चाहे आपके पास कोई ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल हो, उसी पर फोकस रहिए, उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, रिवाइज करिए। सो दैट कि आपको उसी से आपका ध्यान उसी पर रहेगा। अदरवाइज फिर बहुत सारे सोर्सेस हो जाते हैं, तो फिर डिफिकल्ट होता है पूरा रिवाइज करना, और एक बार आप पढ़ के पूरा याद नहीं कर सकते। तो बेटर होगा कि आप एक ही बुक्स हो या फिर नोट्स या कुछ भी है आपके पास, उस पर फोकस करके पढ़िए। और अच्छा, टेस्ट सीरीज को लेकर के बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, या आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का मानना है कि जो बुक्स अभी आती हैं एग्जाम मार्केट में, उनमें बहुत सारे आंसर गलत होते हैं। तो कैसे उसको फिर भरोसा कैसे होगा कि हम जो आंसर लगा रहे हैं वो सही है या गलत है? उसको लेकर के आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब जब आप नोट्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से नहीं हैं। ऐसा आप कुछ सोचते हैं फिर भी आप, यदि आपने पढ़ लिया है 1 या 2 बार रीडिंग कर लिया, तो आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि शायद ये आंसर गलत है। तो फिर आप उसको, आपको यदि लग रहा है वो आंसर गलत है, तो आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे कर सकते हैं या फिर किसी और हम्म, सोर्स से कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट का तो ये है कि मॉक टेस्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर आपको एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और फिर एग्जाम में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको 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 वो पड़ जाती है उसकी आदत। तो आप कम होते हो नर्वस, और यदि नर्वस कम हो गए एग्जाम देते हो तो आपका थोड़ा बेटर ही जाता है। राइट। बिल्कुल मॉक टेस्ट जो है देना इंपॉर्टेंट है, भले ही आप बुक से, किसी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अंदर आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपका रिजल्ट में कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अगर हम तैयारी कर लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है ना, भरोसा होता है अपने आप पे, वो नहीं होता है। एग्जाम में बैठते हैं डर लगता है, फियर होता है, और वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को खराब करता है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपका एक अच्छे रिजल्ट में परिवर्तित होता है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यू आप सॉल्व करें जितना ज़्यादा हो सके, और जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई भी एमसीक्यू है, उसको प्रैक्टिस करिए और उसको एवेलुएट करिए। केवल क्वेश्चन लगा के छोड़ना नहीं है। आप अगर 10 क्वेश्चन लगाते हैं तो 10 को एवेलुएट करिए कि कहाँ कहाँ गलती की है, क्या क्या मिस्टेक्स है, और वो किस टॉपिक से है। वो टॉपिक हमको आता है कि नहीं आता है, उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, सो दैट कि ऐसी गलती दोबारा एग्जाम में ना हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए, आपका प्रैक्टिस के लिए, कि आप साथ साथ उसको एवेल्युएट भी करते जाएं, उसका मूल्यांकन करते जाएं कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। हो सकता है वो टॉपिक आपने पढ़ा ना हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो, तो उसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सो दैट कि आप जब रिवाइज करेंगे तो दोबारा से आप उसको देख पाए। ये आपको फॉलो करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे शेड्यूल करना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और किस तरीके से हम स्टिक फोकस करें पेपर 1 पेपर 2 पे कम टाइम में, या कितना टाइम देना चाहिए अभी, स्पेशली लास्ट मंथ एक बचा हुआ है तो इसमें। मेरा तो ये था, थोड़ा मुझे ऐसा होता है कि मैं पेपर 1 पहले, मैंने पेपर 2 पहले किया था, फिर मैंने पेपर 1 किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं फोकस होकर कुछ एक ही चीज़ कर पाता हूँ। जब मैं दो चीज़ें करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हो ओके। नहीं पाता मुझसे। मैंने से पेपर 2 पहले कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने फिर पेपर 1 कंप्लीट किया था, और मैंने जनवरी से शुरू की थी तैयारी, तो मेरे पास टाइम था। हम्म। उसमें टाइम में मुझे कुछ लगा नहीं। अब जैसे अब 1 मंथ बचा है तो आप रिवाइज कर सकते हैं जितना भी आपको लग रहा है, कोई आपको क्वेश्चन, मतलब आप मॉक लगा के देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, और जो हम्म। टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उसका आप रिवाइज कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। और फिर बस यही है सर। और जो आपको याद
लग रहा है कि आपको याद नहीं है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, बाकी जो याद है उसको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। बस ये मुझे लगता है स्ट्रेटजी एक मेहनत के लिए थोड़ी ठीक रहेगी। बिल्कुल, लास्ट मंथ में बेसिकली आपने जो कुछ पढ़ा है पिछले 4-5 महीने में, उस पर फोकस करिए। और जो चीज़ आपने छोड़ दी है उसको आप पढ़ सकते हो, जस्ट कि इन केस अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। अदरवाइज जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। तो आपका जो रिवीजन होगा वो भी रिजल्ट में दिखेगा कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको क्या क्या चीज़ें और दोबारा रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से रिवाइज, उसमें आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि हमारी तैयारी किस स्टेज पे अभी है और कितना हमको इम्प्रूव करना है, किस यूनिट में इम्प्रूव करना है, कौन सा टॉपिक हमको बार बार गलतियां कर रहे हैं हम, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लीजिए। तो रिवीजन और जो प्रैक्टिस है वो दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप रिवाइज ही करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। बेसिकली आपने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन भी दिखना चाहिए। आपका जो प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि अपनी गलती क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रखा है, कितना वो आपका रिजल्ट में दिख रहा है, कितना जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कितने कितने करेक्ट हो रहे हैं उसमें। तो दोनों चीजें साथ में होना चाहिए, रिवीजन भी साथ साथ में और प्रैक्टिस भी साथ साथ में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ टाइम आप मैनेज कर सकते हैं जितना हो सके। अभी फिलहाल लास्ट 1 मंथ में जितना टाइम आप दे सकते हैं, जितना भी समय आप डिवोट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, तो दीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा दीजिए, अगर कम है तो आप उस हिसाब से मैनेज करके आप तैयारी कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट 1 मंथ में क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है आपने फेस किए, या लगता है कि ये डिफिकल्टीज होती हैं, स्टूडेंट को भी आ सकती हैं, जिनको थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए? किस टाइप के लास्ट में चैलेंजेस? थोड़ा सा सर, जी जी, जी। लास्ट में थोड़ा ऐसा लगता है कि आप परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपने जो भी पढ़ा है आपको याद है कि नहीं। हम्म। उसका सबसे अच्छा मेरे ख्याल से वही तरीका है कि आप मॉक लगा के देखो, चाहे पेपर 1 के पेपर 2 के। और फिर उसको आप वहीं से, आपको जो तो टॉपिक गलत लग रहे हैं, आपके गलत हो रहे हैं, उन पे आप वर्क करो। और हम्म। बाकी जो आपके शॉर्ट्स नोट्स हैं वो मैंने किए थे, मतलब लास्ट में हम्म। हर एक एक दिन में दो दो मैंने एग्जैक्ट कर करके उसको रिवाइज किया था। और जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो मेरे को लग मतलब पढ़ाई के दौरान मुझे लगा था कि मेरे को याद नहीं होंगे, तो मैंने उनको डिफरेंट मतलब एक उसमें रख के वो किए थे, तो फिर मैंने वो भी रिवाइज किए थे। तो बस ये है कि जो आपको लग रहा है कि आप गलत कर सकते हो उस पर रिवाइज करो और कॉन्फिडेंट रहो कि आपने अपनी पढ़ाई पर थोड़ा विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो कि आपने पढ़ा हाँ, हुआ है, ऐसे कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं जो है। जो कुछ पढ़ा हुआ है उस पर तो भरोसा होना ही चाहिए कि एटलीस्ट अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो वो हम कर पाएंगे, इसमें गलतियां नहीं करेंगे, इतना भरोसा होना चाहिए। और थोड़ा विश्वास विश्वास होना चाहिए कि यार हम जो कुछ पढ़े हैं पिछले 4-5 महीने में, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था कि यार जो मैंने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो मैंने छोड़ दिया उससे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ये अंदर से थोड़ा विश्वास होना चाहिए, भले ही क्वेश्चन बाहर से आ जाए, आएंगे ही आएंगे, लेकिन अंदर से विश्वास रहेगा तो जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो आप देख करके उनमें करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी आपको 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो करेक्ट करने नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो उतना नहीं जाता है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत भी करेंगे तो मैनेजेबल है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो आप अगर कुछ गलतियां भी करते हैं तो वो चलेगा, लेकिन इतना भरोसा एक अपने आप में रहना चाहिए कि आप जो कुछ पढ़ के जा रहे हैं, जो आपने पढ़ाई की है पिछले 4-5 महीने, जितना टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, वो आपका फ्रूटफुल होगा एग्जाम में रिजल्ट के फॉर्म में। ओके। और ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि एग्जाम में जब बैठते हैं तो ये आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो जो एक्यूरेसी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब पता होता है उनको कि ये इसका आंसर ये है, ये हमने पढ़ रखा था, फिर भी हमने गलतियां कर दी। तो जो एक्यूरेसी है उसको कैसे बढ़ाएं, या जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट जनरली, उसको कैसे कम करके हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है करेक्ट कैसे बढ़ सकते हैं? तो पहले तो आप मतलब यही है कि मॉक टेस्ट जितने भी ज्यादा देंगे उतनी सिली मिस्टेक कम होगी, इसमें कुछ वो नहीं। जैसे ही आप जितने ज्यादा देते रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नर्वसनेस कम होगी, तो आपके सिली मिस्टेक कम होगी। पर फिर भी यदि आप सिली मिस्टेक कर भी रहे हो थोड़ा, तो आप इतने मॉक्स आप दे देते हो तो आपकी सिली मिस्टेक बहुत कम हो जाती है। तो जब बहुत कम हो जाती है तो फिर उससे आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ता है असर। पर यदि आप बहुत डर के जा रहे हो वहां पे एग्जाम में, और हम्म। आपको खुद पे डाउट हो रहा है कि हमने ये पढ़ा था या फिर कुछ और तो नहीं है, खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो इससे ये तरीका मतलब मॉक्स के थ्रू ही होगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप वहाँ पे वो नहीं होगे नर्वस, और हम्म। आप सिली मिस्टेक कम करोगे। तो बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह मेरे ख्याल से। हाँ, एक्यूरेसी, क्योंकि कोई आप तुरंत सही नहीं कर सकते, उसके पीछे का अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स जितनी गलतियां आप कर रहे हैं वो कम करते जाएंगे धीरे धीरे। आपने अगर
एक महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस कर रखा है, तो धीरे धीरे जो गलतियां होती हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो एक्यूरेसी फॉर्म में बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट होते जाएंगे। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगता रहेगा। ये किसी भी एग्जाम के लिए है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी लास्ट में आप जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या आपकी तरफ से कोई एडवाइस आप दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये सब चीजें थोड़ी फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट को, सो दैट कि वो बेहतर तरीके से अपने एग्जाम परफॉर्म कर पाएंगे। बस अभी 15-20 दिन ही है, तो फिर आप बस कॉन्फिडेंट रहिए अपने अपनी तैयारी में, थोड़ा भरोसा रखिए आपने जो भी पढ़ा है उसके लिए। और वही आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं कोशिश करें ना आउट करें, कोशिश करें कि जो मिस्टेक्स हो रही है तो उसको सुधारें, जहाँ से आप नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ें। जैसे डीआई पढ़ाएगी ये तो आने में, तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे वो, और रिसर्च के जो टॉपिक आते हैं, हम्म। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के जो एसडीजी और एमडीजी आते हैं वो आते ही आते हैं। तो हाँ जो बिल्कुल, आते हैं उनको दोनों। बार बार रिवाइज करिए। यस। जी, हाँ तो बिल्कुल, जो 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 टॉपिक आते हैं तो, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ जो आते हैं टॉपिक उनको आप बस करिए तो। और बाकी आप जो भी आपको भी याद नहीं है वो आप रिवाइज करिए, हमको जो भी आपने नोट बनाए या फिर शॉर्ट हम्म। नोट्स हैं आपके पसंद। बिल्कुल, एडवाइस लास्ट में यही होता है कि आप जो भी आपने तैयारी कर रखा है, जितना पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखें और प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट टाइम है, और जितना आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपने 4-5 महीने तैयारी की है बेहतर तरीके से, और लास्ट मंथ में अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर आपकी पिछले 4-5 महीने की तैयारी का। क्योंकि जो स्टूडेंट लास्ट मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आप आपकी जो तैयारी पूरी है आप उसको कंटिन्यू करिए, ये इस मंथ भी, और आप जब भी एग्जाम होगा, जब भी हमारा सोशल वर्क का एग्जाम होगा तब तक कंटिन्यू करना है, डेली पढ़ना है। उसमें किसी प्रकार का स्किप नहीं करना है कि आप 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं। आफ्टर एग्जाम उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और कोशिश करिए कि कम से कम अभी सोशल मीडिया पर कम जो है एक्टिव रहें, बिकॉज बहुत सारा टाइम चला जाता है वहाँ पर भी। आजकल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्टूडेंट सोशल मीडिया पर। तो एक आध महीने के लिए आप उसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, सो दैट कि आप डिस्कनेक्टेड फील ना हो। क्योंकि आजकल तो अगर उस पर नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं दुनिया से। तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, घंटे या आध घंटे या 20 मिनट जितना आप टाइम दे, और बाकी का टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। यही जो है लास्ट एडवाइस होगा हमारी तरफ से। एंड नाउ व्हाट्स योर प्लान आदित्य? लाइक अभी आपका नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, क्या प्लान है फर्दर? और बस यही है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है, देखना है कहाँ पे ले सकते हैं। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं तो उसमें फिर कोशिश करना है। हम्म। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो भी अपने स्टूडेंट को जो कुछ बताया हुआ है, आई होप वो हेल्पफुल करेगा सभी स्टूडेंट को जो भी एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड अगर फ्यूचर में हम लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं इसी प्रकार का सेशन, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिले आपकी तरफ से। थैंक यू सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच।